जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का तीसरा लेक्चर कर रहे हैं। अभी तक हमने ये सीखा है कि बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है। फिर हमने ये भी बात किया था कि किसी फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी। और फिर हमने इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर के कारण भी उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था। आज हम लोग ये बात करेंगे कि किसी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से फॉर्मूले अभी तक पढ़ डाले हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बायो सेवर्ट लॉ। वो क्या बताता है, वो कुछ ऐसे रहा करता है कि मान लीजिए कि एक वायर है जिससे आई करंट फ्लो हो रहा है ऊपर साइड। तो अगर हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट काटें डीएल लेंथ का, तो इसके कारण इससे आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार रहा करती है, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। जहां पे थीटा क्या है, तो थीटा dl और r के बीच का एंगल रहा करता है। यहां पे थीटा dl आपको उस डायरेक्शन में लेना पड़ता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो। तो इस dl लेंथ के कारण इससे r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहा करती है। फिर हमने फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण भी निकाला था। वो कुछ ऐसे फार्मूला रहा करता है, जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है ऊपर साइड। हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ इस वायर पे जिसकी डिस्टेंस हो a, और अगर मैं इस P पॉइंट को ऊपर साइड से मिला दूँ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल बन रहा है अल्फा 1, ये एंगल अल्फा 1 बन रहा है, और नीचे साइड वाला एंगल बन रहा है अल्फा 2। तो फिर P पॉइंट पर इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार रहा करती है, dB इक्वल टू, ये dB नहीं हो जाएगा, B हो जाएगा टोटल, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। इस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था कि अगर एक फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो इससे ए डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी मिला करती है। अगर ये वायर इनफाइनाइट डिस्टेंस की हो तो फिर उस कंडीशन में अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों 90 हो जाएंगे। जैसे ये वाली वायर अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस की हो तो मेरा ये जो अल्फा 1 है ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे हम लोग लाइन मिलाएंगे उस पॉइंट को मिलाने के लिए। तो इनफाइनाइट की कंडीशन में इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर अगर हमारे पास इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो इस कंडीशन में B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि दोनों एंगल 90 के हो जाते हैं इनफाइनाइट के लिए। तो यहाँ पे जब आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी प्लस इस साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये दोनों जुड़ के 2 हो जाएगा। अगली लाइन पे आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, कुछ इसको आप हटा दीजिए और यहाँ पे 2i कर दीजिए। तो ये इनफाइनाइट लेंथ की अगर वायर लें तो उसके कारण ए डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहा करती है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग डिस्टेंस लिया करते हैं, ये डिस्टेंस उस पॉइंट से उस वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा करती है।
जैसे ये वायर ये है, तो इस पॉइंट से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तब ये वाली डिस्टेंस ए लिखा करते हैं। अगर हम लोग इस वायर के अलॉन्ग किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो 0 हो जाया करती है। उसको देखें थोड़ा सा कि वो कैसे होती है। जैसे हमारे पास ये एक वायर है, ए बी कोई वायर है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। अब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ऊपर साइड। हमें इसके कारण अगर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा। तो हम करते क्या हैं, इस वायर के अलॉन्ग एक लाइन ऐसे मिला लेते हैं और यहाँ से हमने ये वाली डिस्टेंस खींची, ये हो गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस है ए। तो अब हम करेंगे क्या, इस पॉइंट से यहाँ इसको मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। ये वाला एंगल मैं बोल रहा हूँ अल्फा 2 और इस बड़े वाले एंगल को बोल रहा हूँ अल्फा 1 और ये मेरा पॉइंट P है। तो इस AB वायर के कारण इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इतनी रहेगी, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 नहीं I अपॉन A साइन अल्फा 1 माइनस का साइन अल्फा 2। इसको हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। यहाँ पे माइनस इसलिए आ गया है क्योंकि दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में मेजर किए गए हैं। इस परपेंडिकुलर से ऊपर साइड दोनों एंगल हैं, अल्फा 2 भी है और अल्फा 1 भी है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। जबकि यहाँ पे प्लस था, इसका रीज़न ये था कि एक एंगल नीचे साइड है और दूसरा ऊपर साइड है। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव किया था। अब हमें इस वायर के अलॉन्ग निकालना है। मान लीजिए कि इस पॉइंट को मैं यहाँ तक लाना चाहता हूँ, इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहने वाली है। तो इसको ध्यान से समझिए। जब मैं इस पॉइंट को इस डायरेक्शन में शिफ्ट करूँगा तो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बढ़ते जाएंगे। पहले अल्फा 1 को देखते हैं। अभी अल्फा 1 ऐसा बन रहा है। जब आप P पॉइंट को इधर साइड शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए कि P पॉइंट को आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो अब जो एंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अभी एंगल ऐसा था, जब आप P पॉइंट को जाएंगे तो ये एंगल ऐसा बनता जाएगा, ऐसा बनता जाएगा। और जब आप पूरा यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इस कंडीशन में अल्फा 1 की वैल्यू 90 हो जाएगी। अभी अल्फा 1 ऐसे, जब आप P पॉइंट को इधर साइड शिफ्ट कर रहे हैं, मेरे इस हिस्से को देखिए, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये जो लाइन है आपको धीरे धीरे खड़ी मिलती जाएगी और इस पॉइंट पे ये पूरी की पूरी खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिला के इस पॉइंट पे अल्फा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 90 हो गई। अब आप अल्फा 2 को देखिए, तो अल्फा 2 के साथ भी वही हो रहा है। अभी ऐसा है अल्फा 2, जब आप इस P पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये अल्फा 2 मेरा ये हो जाएगा। अल्फा 2 भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आप P पॉइंट को यहाँ तक ला देंगे तो इस कंडीशन में आपका अल्फा 2 भी 90 हो जाएगा। ये ऐसे 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 ये 90 हो गया। कुल मिला के अल्फा 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। कब? अगर हम लोग इस AB वायर के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर रहे हैं तब। तो देखिए, अब इस पॉइंट पर अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। अब अगर आप अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। A ही यहाँ पे 0 हो गया है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहा करती है ना इस वायर से। अगर आप इसको खिसकाते खिसकाते जाएं तो ये A ही 0 हो गया है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऊपर साइड मिलेगा साइन 90 माइनस का साइन 90। अब साइन 90 मतलब 1 और ये भी 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे आप तो 0 निकल के आ जाएगा। कुल मिला के इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको 0 आ जाएगी। जब आप 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग कोई भी एक वायर ले रहे हैं तो उस वायर के अलॉन्ग किसी भी पॉइंट पर,
चाहे आप इधर साइड देखें चाहे आप इधर साइड देखें, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहने वाली है। और अगर आप उस वायर पे भी देखते हैं तो उस कंडीशन में भी उस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रहेगी, क्योंकि ये जो आपका ए है वो 0 हो जाएगा और एंगल भी जो आपका बनेगा वो 90-90 हो जाएगा। अगर आप इस पॉइंट को इधर साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो देखिए अल्फा 1 बढ़ता जाएगा और अल्फा 2 भी बढ़ता जाएगा, तो दोनों 90-90 हो जाएंगे। इस कंडीशन में भी अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो वो भी 0 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर बायो-सेवर्ट लॉ देखा जाए तो ये फार्मूला होता है, एक छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर फाइनाइट लेंथ की वायर ले रहे हैं तो उसके कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी। ये वाला फार्मूला तब आएगा जब अल्फा 1 और अल्फा 2 अपोजिट साइड से मेजर किए गए हों। अगर कुछ इस तरीके का बन रहा है डायग्राम, हम लोग इस ए बी वायर के कारण इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो फिर अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों एक ही साइड से हो जाएंगे, तो फिर ये वाला एंगल बनेगा, ये फार्मूला आ जाएगा मेरा। और अगर इस वायर के अलोंग कहीं पे भी निकाल रहे हैं, चाहे आप यहाँ निकालें या फिर वायर पे ही निकालें या फिर नीचे साइड निकालें, इंटेंसिटी हमेशा 0 निकल के आ जाएगी। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपने टॉपिक पे ऊपर चर्चा करने लेते हैं। हेडिंग लगाइए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग वायर। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कोई भी सर्कुलर वायर लें और उसमें करंट फ्लो कराएं तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हम लोग कोई भी वायर लें और उसमें करंट फ्लो कराएं तभी इंटेंसिटी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वायर ले लिए और उसके कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगा जब हम लोग उस वायर के थ्रू करंट पास कराएंगे। बिना करंट पास कराए उस वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनने वाला है। तो जो भी मैं वायर लूंगा उसमें करंट फ्लो होता रहेगा। अगर करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। आप फार्मूले से भी देख सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा फाइनाइट वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है तो क्या फार्मूला आया करता है, कुछ ऐसे आया करता है, B = μ0/4 पाई I/a साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अब देखिए अगर I ना रहे तो फिर B की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस करंट में, इस वायर में अगर करंट ना फ्लो हो मतलब I की वैल्यू 0 है और जब I 0 है तो B 0 हो जाएगा। तो अगर आप इस वायर के थ्रू करंट पास नहीं करा रहे हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। अब हम लोग इस पे चर्चा करें। तो चलिए हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है। अच्छा, ये वाली वायर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उसको कुछ ऐसे बनाया जाता है। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई भी वायर है, अब आप उसको थोड़ा सा मोड़ दीजिए ऐसे। ये आपके पास वायर थी, अब आपने इसको मोड़ दिया है।
मोड़ के कुछ ऐसे बना दिया है, सर्कल टाइप का बना दिया है, एक ऐसे ऐसे ये आपने सर्कल टाइप का बना दिया है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, ये वायर और ये वायर कर देते हैं और यहाँ से फिर करंट फ्लो करा देते हैं इसमें। ये हमने बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा और ये करंट ये आई जाएगा, ये इधर साइड से आई जाएगा और इधर साइड से वापस लौट आएगा। तो ये देखिए इस वायर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर वायर है जिस पे करंट फ्लो हो रहा है। हमने इसी का डायग्राम कुछ ऐसे बनाया है। वास्तव में यहाँ पे दो वायर रहेंगी, एक वायर से आएगा करंट और दूसरी वायर से चला जाएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग ऐसा डायग्राम डायरेक्टली बना रहे हैं, इस पे आई करंट फ्लो हो रहा है। हमारे पास एक वायर है जिस पे आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब हमें इस वायर के कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। अब ये कैसे पता किया जाए? तो बायो सेवर्ट ने बोला है कि आपको सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आसानी से बताई जा सकती है। चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl लंबाई का, ये हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया है। ये जो हमने सर्कुलर वायर लिया है इसकी रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल R या फिर स्मॉल r, कुछ भी आप मान सकते हैं। अगर मैं इस वायर के कारण P पॉइंट पर, ये जो सेंटर है मेरा, P ना बोल के मैं O बोल दे रहा हूं, अगर मैं इस वायर के कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहता हूं तो वो राइट हैंड थंब रूल से हो जाएगा। करना क्या है आपको, देखिए ये करंट ऊपर साइड जा रहा है, उंगलियों को कर्ल करना है, तो इस O पॉइंट पर B का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए B पॉइंट पर अंदर की ओर हो जाएगा B का डायरेक्शन, यहाँ पे देखेंगे तो ये अंदर की ओर डायरेक्शन हो जाएगा। कुल मिला के हर एक जगह से देखने पे इस पॉइंट पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अंदर की ओर है, लेकिन कितना है वो अभी हम लोग को निकालना है। उसके लिए हमने एक dl लंबाई का छोटा सा एलिमेंट काट लिया है और इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, r है। इस dl लंबाई से उस पॉइंट की डिस्टेंस है r। तो फिर बायो सेवर्ट लॉ हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे dl लंबाई के कारण इस O पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन रेडियस, यही जो डिस्टेंस है, तो r डिस्टेंस दूर है वो पॉइंट, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा रहा करता है। तो dl ये हो गया dl साइन थीटा, अभी हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अपॉन r स्क्वायर रहता है, ये हो जाएगा r स्क्वायर। हमने क्या किया, एक dl लंबाई का छोटा सा एलिमेंट काटा, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, क्योंकि इससे करंट I फ्लो हो रहा है, I dl हमने छोटा सा एलिमेंट काटा था, साइन थीटा अपॉन r का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे ये जो थीटा रहता है ये dl और r के बीच का एंगल रहता है। तो ध्यान से देखिए, dl मेरा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये यहाँ पे ये dl है छोटा सा, जिसका डायरेक्शन मेरी तरफ है क्योंकि करंट मेरी तरफ आ रहा है, और ये जो r है ये कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। ये जो रेडियस रहेगी इस पे परपेंडिकुलर रहेगी, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 बन जाएगा। आप यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिख लेंगे, 90, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग dB इक्वल टू फाइंड कर लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90 अपॉन r का स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू आप पुट कीजिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन
आर का स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ से 1 खत्म हो गया। इस छोटे से डीएल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी बनने वाली है। अब आप करेंगे क्या, छोटे छोटे डीएल 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 लेंगे और सबके कारण इस ओरिजिन पर, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, या फिर आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट कर देना ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। अब हम कर क्या रहे हैं, इस पूरी वायर के कारण ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। चलिए dB को इंटीग्रेट कीजिए, तो dB का वैल्यू लिखिए पहले आप। dB की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r का स्क्वायर। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देना है आपको, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाहर हो जाएगा और अपॉन r बाहर हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये कांस्टेंट होता है, 10 टू दी पावर -7 होती है इसकी वैल्यू। I कांस्टेंट है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, अब I करंट फ्लो हो रहा है वो बाहर चला गया। r स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने ये r स्क्वायर किया उसको बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन dl। अब हमें dl का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए आप dl 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 बहुत सारे dl एलिमेंट लेंगे आप और उन सब को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी लेंथ पता चल जाएगी आपको। जैसे ये dl है, फिर यहाँ पे आप dl लेंगे, फिर यहाँ पे आप dl लेंगे, ये dl 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 उन सबको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब उन सबको आप ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे ये पूरी की पूरी लेंथ पता चल जाएगी, और ये पूरी की पूरी लेंथ क्या है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, 2 पाई r। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेंगे, कितनी आ जाएगी, ये तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा रहने दीजिए, I अपॉन r स्क्वायर ये लिखा रहने दीजिए, और dl को आप इंटीग्रेट करिए। तो dl को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r। अब आप यहाँ से इसको काट दीजिए, ये r था, ये r स्क्वायर तो कट गया, और यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे, नॉर्मली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। इस सर्कुलर वायर के कारण इसके सेंटर पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहती है, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2 पाई। और इसका डायरेक्शन क्या है, तो इसका डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा। अभी हम लोग ऐसे करंट ले रहे हैं तो अंदर की ओर डायरेक्शन ये, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ट्स हो जाएगा। अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो फिर B का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। अगर आप करंट को ऐसे फ्लो कराने की बजाय ऐसे फ्लो करा दें, तो देखिए करंट मान लीजिए कि ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी बाहर की ओर हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदलने वाला है, लेकिन मैग्नीट्यूड इतना रहेगा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमने इस कुंडली को, इस जो सर्कुलर वायर लिया है, इस पे n फेरे कर दिए हैं। हमारे पास एक वायर थी, हमने उसको अभी सर्कल के रूप का बनाया, तो उसके कारण इतनी इंटेंसिटी मिलेगी। अब अगर हम लोग इसमें n फेरे कर दें, उस वायर को n बार ऐसे घुमा दें, तो उसको हम लोग बोला करते हैं कुंडली, और उसके कारण फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2 पाई n से मल्टीप्लाई कर देंगे। कब, इफ n टर्म्स। अगर हम लोग इस वायर में n फेरे कर दें तो फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी n टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एक वायर के लिए इतनी होती है। जब 2 बार फेरे लगेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 बार फेरे लगेंगे तो
3 टाइम्स हो जाएगी, और अगर n फेरे हैं तो फिर n टाइम्स हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर है तब फिर क्या हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग देख लें। अब हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर है। अभी वायर मान लीजिए कि ऐसे है, ये यहां से यहां तक ये वायर, ये गई ये गई ये गई, इस पे करंट फ्लो हो रहा है आई इधर साइड। हमें इस वायर के सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिर देखिए कैसे निकाला जाए। फिर से आप वही डीएल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ये डीएल लेंथ का एलिमेंट काट लिया। अब इससे यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली, वो है आर। तो फिर इस डीएल एलिमेंट के कारण आर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, और फिर यहाँ पे साइन थीटा बनेगा। थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि ये डीएल और ये आर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई अपॉन ये आर का स्क्वायर। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस पूरी वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो चलिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया डीबी का। वैल्यू पुट कीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर का स्क्वायर। अभी हम लोग कांस्टेंट को बाहर कर रहे हैं, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो जाएगा आई अपॉन आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट था वो बाहर चला गया। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे डीएल का। अब देखिए डीएल 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 आप लेंगे, ये बहुत सारे डीएल डीएल आप काटेंगे और इन सबको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने पे ये टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वो कितनी हो जाएगी। तो अगर मैं पूरा का पूरा सर्कल लेता तो टोटल लेंथ कितनी थी, 2 पाई आर। अभी मैं आधा सर्कल ले रहा, सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो फिर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आधी। टोटल 2 पाई आर, अब आधी ले रहे हैं तो उसमें 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से 2 मर गया तो बचा कितना, पाई आर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। इसको आप लिख दीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा पाई आर। एक आर से एक आर मर गया तो बचा कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पे हो जाएगा पाई। इस वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी, कितनी, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पे हो जाएगा पाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे n फेरे हैं, हमने एक वायर ली ये, फिर दूसरी वायर ये, फिर तीसरी वायर ये, और सब में आई करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। इफ यहाँ पे लिख लीजिए इफ n टर्न्स, यहाँ पे n फेरे कर दिए जाएं तो फिर b की वैल्यू जो रहेगी वो n टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि एक फेरे के लिए इतनी तीव्रता, 2 फेरे के लिए 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 फेरे के लिए 3 टाइम्स, तो n फेरे के लिए n टाइम्स। कितना हम लोग लिख लें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और कितना, पाई n। ये हो जाएगी हमारे पास n टर्म्स के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम लोग इस वायर को भी आधा कर दे रहे, इतने हिस्से बस के लिए निकाल ले रहे कि क्या फॉर्मूला आएगा। चलिए निकाल लेते हैं फिर हम लोग। अभी हमने ये वायर ली, इसके कारण इस पॉइंट पे ये सेंटर है ना, इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको हमने ऐसे मिला दिया। टोटल यहाँ से यहाँ तक की रेडियस आ रही है,
तो इस वायर के कारण, इस ए बी वायर के कारण यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है। फिर से वही करेंगे, एक डीएल लेंथ का छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, फिर उसके कारण यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे। वो कितनी आ जाएगी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। साइन 90 हो जाएगा क्योंकि ये डी एल और ये आर, तो ये साइन 90 हो गया, उसकी वैल्यू 1 हो गई और ये हो गया आर का स्क्वायर। अब इस ए बी वायर के कारण निकालना है आपको इंटेंसिटी, तो इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा बी और ये डी बी। डी बी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ से कांस्टेंट को बाहर कर देना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये बाहर हो जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर ये बाहर हो गया और ये डी एल बचा। अब डी एल को आप इंटीग्रेट करेंगे, ये डी एल इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब ए से बी तक की लेंथ आ जाएगी। इस पे आई करंट फ्लो हो रहा है ना, बिना करंट फ्लो करे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं रहेगी, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट अगर फ्लो करेंगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। डीएल कितना हो जाएगा, चलिए फिर निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल अगर वायर लेंगे तो कितनी लेंथ, 2 पाई आर। अगर आप उसका आधा कर दें तो बटे का 2, इतनी आई थी, इसकी लेंथ इतनी। अब अगर आप इसको भी आधा कर रहे हैं तो फिर इसका भी आधा कर दीजिए, ये बटे में 2 हो जाएगा, मतलब गुणे में और 2 कर दो। तो अब कितनी लेंथ निकल के आ गई, 2 से 2 मर गया तो कितना आ गया, पाई आर बाई 2। ये लेंथ हो जाएगी इस ए बी वायर की, यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और जब आप डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई आर अपॉन 2। आर से आर मर गया तो क्या बचा यहाँ पे आपका बचेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे भाई, पाई बाई 2। इस ए बी वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर पाई बाई 2। बी इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और पाई बाई 2। अगर यन टर्म्स आ जाएं तो फिर यन का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने इन तीनों के लिए निकाल लिया है कि अगर सर्कुलर वायर हो तो सेंटर पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, अगर सेमी सर्कुलर हो तो फिर इतनी रहेगी, और अगर उसको भी आधी कर दी जाए तो इतनी रहेगी। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ ऐसी वायर है, एक वायर है मेरे पास, वो कुछ ऐसी है, ये ऐसी गई, ये ऐसी गई, ऐसे एक मेरी वायर है जो ऐसे है, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे। अब इस वायर के कारण इसके सेंटर पे निकालनी है, जैसे ये पूरा सर्कल का पार्ट रहा होगा ना, अब ये सर्कल का पार्ट है, तो इसके कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। अब कैसे बताया जाए, तो फिर यहाँ पे हम लोग एंगल वाला कॉन्सेप्ट लाते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल कितना एंगल बन रहा था, 2 पाई बन रहा था, तो यहाँ पे आया 2 पाई। यहाँ पे टोटल कितना एंगल बन रहा था, पाई बन रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई। यहाँ पे बन रहा था पाई बाई 2 एंगल, इसलिए यहाँ पे आ गया पाई, बाकी ये वाला टर्म कांस्टेंट है। अब उसी तरह यहाँ पे भी होगा, अगर मैं इस वाले हिस्से को मिला दूं और इस वाले हिस्से को मिला दूं और दोनों के बीच एंगल निकालूं, तो मान लीजिए कि एंगल आ रहा है थीटा। ये मेरी वायर थी, हमने इस वायर के इस हिस्से को मिला दिया और इस हिस्से को भी मिला दिया। अब दोनों लाइन के बीच अगर एंगल थीटा बन रहा है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इस ए बी वायर के कारण, इस ए बी वायर के कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए
ये 2 पाई एंगल बन रहा था, तो ये कांस्टेंट गुणे वही थीटा। अभी यहाँ पे पाई एंगल बन रहा था, हमने इसको यहाँ से ये मिला दिया, इसको यहाँ से ये मिला दिया, एंगल कितना बना, पाई बना, तो उस कांस्टेंट का पाई से मल्टीप्लाई हो गया। जब आपने ऐसा लिया वायर, तो इसको हमने यहाँ से ये मिला दिया और इसको यहाँ से ये मिला दिया, एंड से एंड मिलाना होता है ना, तो पाई/2 यहाँ पे आ जाता है। उसी तरह यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएं, इस पॉइंट को यहाँ से मिलाएं, एंगल थीटा बन रहा है, तो फिर यहाँ पे थीटा आ जाएगा, बात खत्म। तो अगर आपको ऐसी वायर मिल रही है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी, B = μ0/4 पाई I/r थीटा। थोड़ा सा हम लोग इसको भी डिराइव कर लेते हैं, क्या जाता है डिराइव करने में, थोड़ा सा हम लोग इसको डिराइव करने वाले हैं। चलिए, तो फिर कहाँ किया जाए, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, एक सर्कल का पार्ट रहा होगा, ये उसका सेंटर है, ये पूरी की पूरी वायर रही होगी ना। अभी हमारे पास इतनी वायर है, इसके कारण हमें सेंटर पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आई करंट इस पे फ्लो हो रहा है, तो हम करेंगे क्या, फिर से वही डीएल लंबाई का एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे। हमने एक डीएल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट काटा, ये है डीएल, यहाँ पे हमने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, कोई खास फायदा है नहीं इसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया हमने। अब इस डीएल लेंथ के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, dB = μ0/4 पाई I dl साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 अपॉन ये वाली डिस्टेंस, तो r का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या, dB = μ0/4 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा I dl, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, अपॉन r का स्क्वायर कर लेंगे, ये dB = कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई। अब यहाँ से देखिए, ये फालतू में क्या लिख रहे हैं हम लोग, इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो पता चल जाएगा कि इस AB वायर के कारण यहाँ पे कितनी इंटेंसिटी है। तो चलिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, dB को इंटीग्रेट किया तो टोटल B आ गया। dB हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि छोटी सी वायर के लिए है, अभी इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी वायर आ जाएगी, इसलिए हमने फिर यहाँ पे B कर दिया है। dB की वैल्यू पुट किया जाए, dB की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो μ0/4 पाई I dl अपॉन r का स्क्वायर। अब कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, तो μ0/4 पाई, ये तो कांस्टेंट है, I भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या अंदर साइड, dl बचा। अब dl को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, dl को आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये dl को जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये टोटल लेंथ निकल के आ जाएगी। इसको अभी मैं AB नाम दे रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, AB। dl ये है, dl यहाँ पे लेंगे, dl यहाँ पे लेंगे, ये dl लेंगे, dl लेंगे, dl, इन सबको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगी। dl का इंटीग्रेशन मतलब dl को आप ऐड कर रहे हैं, सभी dl को, तो टोटल लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ अभी मैं बोल रहा हूँ AB, तो इसकी जगह मैं यूज कर रहा हूँ AB, μ0/4 पाई I/r का स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा AB। अभी मुझे AB की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। AB की वैल्यू कैसे निकाला जाए, तो देखिए, ये जो AB है ये किसी सर्कल का पार्ट है, ये ऐसे पूरा का पूरा सर्कल रहा होगा, इसका पार्ट है AB, मतलब ये आर्क है उस सर्कल का। तो हम करते क्या हैं, इस पॉइंट से O को मिला देते हैं और इस A पॉइंट को O से मिला देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल थीटा है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो फिर हम लोग ये जानते हैं कि एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन
रेडियस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना है, आर्क यहाँ पे ए बी है, अपॉन रेडियस, रेडियस क्या है ये वाली लेंथ, क्योंकि ये सर्कल का पार्ट है, ये लेंथ चाहे आप यहाँ से यहाँ देखिए चाहे यहाँ से यहाँ देखिए ये डिस्टेंस आर ही रहेगी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आर। कुल मिला के आर उधर साइड चला जाएगा तो मेरा आ जाएगा थीटा आर इक्वल टू ए बी। ए बी की वैल्यू आ गई थीटा आर, यहाँ पे पुट कर दीजिए ए बी की वैल्यू थीटा आर। तो अगली लाइन में इसको आपको बढ़ाना है आगे, ए बी की वैल्यू आ जाएगी मेरी थीटा आर। ये अलग था ना, ये अलग था, ये अभी हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये मेरा आ गया थीटा आर। अब मैं कर क्या रहा हूँ, आर से आर काट दूंगा, तो आर से जब मैं आर काट दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा। ये आ गया बी का मान। इस ए बी वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर थीटा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि अगर 2 पाई एंगल बन रहा हो तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई 2 पाई आ जाता है। अभी यहाँ पे पाई एंगल बन रहा है तो ये वाला कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर और मल्टीप्लाई में थीटा आ जाता है। तो इस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए हैं, ये हमने कुछ डेरिवेशन वगैरह लगाए हैं। अगर यहाँ पे n टर्म्स हो तो फिर आपसे बन जाएगा कि अगर n फेरे कर दिए जाएं तो फिर यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्वेश्चन आज ही करते हैं हम लोग, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।